भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चंगुल में जकड़ता जा रहा है। करीब 3 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे से देश में पिछले महीने तक एक दिन में संक्रमण के 100 मामले दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन अब वहां एक दिन में 10,000 के करीब मामले आ रहे हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को वहां पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 9,127 नए मामले और 139 मौतें दर्ज की गई। महामारी शुरू होने के बाद से अब तक वहां कुल करीब 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल के हफ्तों में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,37,000 से ज्यादा है। भारत की तरह ही नेपाल में भी दूसरी लहर युवाओं को चपेट में ले रही है। नेपाल में संक्रमित लोगों में सबसे ज्यादा 20 से 40 के बीच की उम्र के लोग हैं। नेपाल के स्थानीय पत्रकार सुरेंद्र फुयाल ने बीबीसी हिंदी को बताया कि ज्यादातर नेपाल लॉकडाउन में है, लेकिन फिर भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग हर घर में एक मरीज है। अस्पताल लोगों को इलाज देने में और सांस लेने में मुश्किल का सामना कर रहे मरीजों को ऑक्सीजन देने में जूझ रहे हैं। वो बताते हैं कि पशुपतिनाथ आर्यघाट पर शवों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मुझे अब ये दिखने लगा है कि हर आधे घंटे में एक हेलीकॉप्टर काठमांडू के बाहर से कोविड के मरीज को ला रहा है या लेकर जा रहा है। ये अफसोसजनक दृश्य हैं। कोविड से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार काठमांडू के बागमती नदी के किनारे किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में मौतों की संख्या दहाई अंकों में आने लगी थी, अब ये संख्या सैकड़े में बदल चुकी है। भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम नेपाल से बेहतर माना जाता है, जो कोरोना की दूसरी लहर में दबकर चरमरा चुका है। ऐसे में नेपाल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंताएं बहुत ज्यादा हैं। पिछले मई के सरकारी कोविड-19 रिस्पांस प्लान के मुताबिक 3 करोड़ की आबादी के लिए देश के पास सिर्फ 1595 इंटेंसिव केयर बेड और 480 वेंटिलेटर हैं। डॉक्टरों की भी बहुत कमी है। विश्व बैंक के डेटा के मुताबिक 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.7 फिजिशियन हैं, जो भारत के 0.9 से कम है। 10 मई को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नेपाल में 6,715 लोग इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में हैं, 910 मरीज आईसीयू में हैं और 295 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते हफ्ते एक बयान में कहा था कि स्थिति बेकाबू हो रही है। बयान में कहा गया था कि संक्रमण के मामले इतने बढ़ गए हैं कि हेल्थ सिस्टम के नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। अस्पतालों में बेड मुहैया कराना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही नेपाल का वैक्सीनेशन रेट भी बहुत कम है। बीते महीने के अंत तक सिर्फ 7.2% आबादी को ही वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल सका था। नेपाल के अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। कई परिजनों का कहना है कि उनके मरीज की जान इसलिए गई क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। यहाँ तक कि राजधानी काठमांडू के बड़े प्राइवेट अस्पताल गंभीर मरीजों की बढ़ती तादाद नहीं संभाल पा रहे। वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन और सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। दरअसल मौजूदा संकट के लिए ऑक्सीजन के गलत तरह से वितरण को जिम्मेदार ठहराते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को 10 ऑक्सीजन निर्माताओं, जो अधिकतर काठमांडू घाटी में ही हैं, को नोटिस जारी किया था और कहा था कि मंत्रालय की चिट्ठी के बिना वो किसी सरकारी, निजी या सामुदायिक अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं देंगे। सरकार के इस फैसले का प्राइवेट अस्पतालों ने विरोध किया और कहा कि फैसला प्राइवेट और कम्युनिटी अस्पतालों की मुश्किलें बढ़ाएगा और जीवन रक्षक गैस के लिए उन्हें कई सारी सरकारी अनुमतियों में वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। काठमांडू के ऑक्सीजन प्लांट एक दिन में करीब 8,000 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन निर्माताओं का कहना है कि मौजूदा मांग उनकी क्षमता से ज्यादा बढ़ गई है। निर्माताओं ने रविवार से पत्र के बिना किसी को ऑक्सीजन देना बंद कर दिया है, लेकिन सरकार का तर्क है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी इसलिए अनिवार्य की गई है ताकि ऑक्सीजन की कमी की समस्या से ठीक तरह से निपटा जा सके। सरकार ने अब कहा है कि मास्क, सैनिटाइजर और घर में रहने जैसे उपाय करके ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। कोरोना के मौजूदा हालात अप्रैल में बिगड़ने शुरू हुए, तब वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने लोगों को कोरोना से बचने के घरेलू नुस्खे बताए और कहा कि अमरूद की पत्तियों से गरारे करने से वायरस का इलाज हो सकता है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि नेपालियों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है क्योंकि वो बहुत सारे मसाले खाते हैं। लोग धार्मिक आयोजनों के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकलने लगे, यहाँ तक कि वो कुंभ मेले के लिए भी भारत आए, जहां से लौटने वाले कई लोग पॉजिटिव निकले। काठमांडू के नार्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल के एक बयान के मुताबिक लौटकर पॉजिटिव होने वालों में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह और रानी कोमल शाह भी थीं। 24 अप्रैल को संक्रमण के 2,400 मामले सामने आने के बाद 29 अप्रैल को इससे दुगने 4,800 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। सरकार ने तब राजधानी में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया था। इसके अगले दिन स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने माना कि वो कोविड संकट से घिर गए हैं।
इस संकट के लिए कुछ लोगों ने भारत को भी जिम्मेदार ठहराया, जिसके साथ उसकी सीमा खुली हुई है और नेपाली लोगों को भारत से अपने देश जाने के लिए पासपोर्ट नहीं दिखाना होता। नेपाल के कई लोग भारत में काम करते हैं और उनका दोनों देशों में आना जाना लगा रहता है। भारत को वजह इसलिए भी ठहराया जा रहा है क्योंकि काठमांडू के बाहर सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए इलाकों में से एक बांके जिले का नेपालगंज शहर उत्तर प्रदेश की सीमा से बहुत नजदीक है। ऐसा देखा गया कि जब दोनों देश के बीच की सीमा बंद की जा रही थी, उससे पहले भारत से कई नेपाली प्रवासी कामगार हजारों की संख्या में अचानक इस जिले में दाखिल हुए। इसके अलावा केपी ओली सरकार की इसलिए भी आलोचना हुई क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद उन्होंने लोगों को हिमालय की चोटियों पर चढ़ते रहने की अनुमति देने का फैसला किया। पिछले महीने खबर आई थी कि महामारी एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच चुकी है। हालांकि अधिकारियों ने इससे इनकार किया था। पर्वतारोही कहते रहे कि संक्रमण की लहर को छिपाया जा रहा है। नेपाल ने इस सीजन में 740 क्लाइंबिंग परमिट जारी किए, जिनमें 408 एवरेस्ट के लिए थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक आलोचना के बाद नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रशासन बेड की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है और सरकार ने हार नहीं मानी है। लंबी छुट्टियों पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बुलाया जा रहा है। वहीं नेपाल सेना ने रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ को भी कहा है कि वो आने के लिए तैयार रहें। जिला कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर ने काठमांडू घाटी में 15 दिन और लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी है। अगले आदेश तक के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हृदेश त्रिपाठी ने बीते हफ्ते मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सरकार संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया से 40,000 सिलेंडर इंपोर्ट करने के लिए बातचीत कर रही है। नेपाल ने सोमवार को 800 ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य मेडिकल उपकरण लाने के लिए अपना एक जेट विमान चीन भेजा। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक चीन की ओर से दान की गई जरूरी मेडिकल सप्लाई नेपाल के राजदूत को बीजिंग में सौंप दी गई है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मदद मांग रहा है। पीएम ओली के विशेष आर्थिक सलाहकार मोतीलाल दुग्गड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में वार्ड बढ़ाने के लिए कह रही है। सरकारी बिल्डिंग को आइसोलेशन वार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके मुताबिक नेपाल काफी संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और वेंटिलेटर बना रहा है और कई डॉक्टरों को कोविड मरीजों का इलाज करने के लिए ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चुनौतियां भी हैं। नेपाल रॉ मटेरियल के लिए भारत पर काफी निर्भर है। भारत खुद जूझ रहा है। हालांकि उनके मुताबिक नेपाल ने रूस से वैक्सीन के लिए डील साइन की है। 20 लाख स्पुतनिक वी वैक्सीन मंगाई गई हैं और कोविड वैक्सीन के लिए भारत और चीन के साथ भी बातचीत चल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 60 से 70% आबादी को साल के आखिर तक वैक्सीन लगा दी जाए। हालांकि नेपाल की समस्याएं यहाँ खत्म नहीं होती। नेपाल एक राजनीतिक संकट से भी जूझ रहा है, जो देश को आर्थिक संकट की ओर ले जा रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोमवार को विश्वास मत हार गए हैं, जिसके बाद वहां फिर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। नेपाल का अधर में लटका राजनीतिक भविष्य उसके कोरोना से निपटने की उम्मीदों को कमजोर करता दिख रहा है।